Good morning to all. नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सभी? ऑल राइट। बहुत बढ़िया। जी सर। एक या दो मिनट और देखते हैं, अभी और भी लोग जुड़ गए तो ज्यादा है। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग तो आपस में बात करेंगे ही। जी जी। हेलो कोठेरे सर। हाँ जी, कैसे हो? बस मजे में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। ये बोर्ड का विजन कर रहा हूँ, आपको पूरा दिखता है बोर्ड? हाँ, साइकिल है ना, तो इसके लिए मैं करना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और दिखता है आपको? बिल्कुल सब पूरा दिखता है, लेकिन आपको जो अपना कैमरा है वो स्टिल करना पड़ेगा जैसे इस समय है। कर दूंगा, वो तो स्टेबल पर रख दूंगा। स्टिल हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। दिखता है ना आपको? हाँ, बिल्कुल ठीक दिखता है, बिल्कुल ठीक। साइकिल सब यही पूछ रहा था, बोर्ड दिखता है कि नहीं? बिल्कुल बहुत साफ दिख रहा है, बहुत साफ दिख रहा है। ये बिल्कुल मोबाइल। अच्छा। हाँ, तो कल वेब कैमरा लाएगा साइकिल सर। कोई तो नहीं। ऐसे ही दिखता है कि ये दिखता है? ये ऐसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये ज्यादा अच्छा लग रहा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके 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 ओके। ठीक है जी। जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? हाँ जी, मेहरबानी ऊपर वाले की। और सुनाइए। बस कल आपको सुनाएं, कल आपको अच्छा आइडिया देंगे। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। मैं भी आज आपके लिए एक पिटारा खोलने वाला हूँ सभी के लिए। बहुत बढ़िया जी। और साइकिल सर। हाँ जी साइकिल सर। हाँ जी बोलो। और ये बोर्ड को मैंने बताया कोठेरे सर को, वो बराबर दिखता है? आपको दिखता है बराबर? हाँ बराबर है। अगर इस पे अपने वेब कैमरा लगा देंगे ना, वेब कैमरा तो बढ़िया दिखेगा। ये इस केजी में स्टेबल रख देंगे अब कैमरा, फिर हिलेगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। इसको ऊपर हो जाएगा, आपका लेक्चर दूसरी हो जाएगा। ओके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं लिखता हूँ तो बराबर दिखता है ना? बहुत बढ़िया जी, वो सब कुछ लिखा हुआ ठीक दिख रहा है वो। हाँ, बहुत अच्छा दिख रहा है। लिख रख लूं? वो सर आपने जो 1 2 3 4 लिखा हुआ है, 5 6, ये सब बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा है ना आपको? बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल। वो साइकिल आपको डाउट है तो ट्यूशन कर दिए, दिखेगा नहीं दिखेगा? जब आएगा तो तब बात कर लेंगे। मतलब अब तो खैर किस्सा खत्म ही हो गया। अगले नहीं, ये वाला जो काम आपने यहाँ पे 80 लाख ना प्रपोज करके भेजा था, इन्होंने अपने किसी बंदे से 40 लाख रुपए का वो सब बात की। गणेश जी, क्या हाल है आपके? चलिए, तो आज की क्लास शुरू की जाए। हाँ जी शुरू कीजिए सर। जी सर, जी सर। मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ, कई चीजें बताने वाला हूँ वैसे तो। दरअसल हमारी जो मैंने जैसे ग्रामर शुरू की हुई है लाल किताब की। क्या हाल है सिंगला साहब? ठीक है सर, ठीक है जी। तो शुरू कर रहे हैं हम क्लास, है जी? जी सर जी। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे कि मैंने ग्रामर पकड़ी हुई है और उसको मौखिक रूप से समझा रहा हूँ, और बाकी तो जो भी कुछ उसमें होता है हमारा, तो वो मैं ग्रुप में भी डाल देता हूँ। प्लस जो वीडियो ये बनती है वो भी उसमें शेयर कर देता हूँ, तो यूट्यूब में भी डाल देते हैं, आप देख सकते हैं। तो आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो ग्रह हैं हमारे, वो लाल किताब कैसे तय करती है कि ग्रह
जो है वो आपको मंदा रिजल्ट दे रहा है या बुरा प्रभाव दे रहा है या अच्छा प्रभाव दे रहा है। तो इसको हम शुरू करते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले हाँ, एक सीरियल है हमारे लाल किताब का अपना एक सीरियल है। सबसे पहले गुरु, फिर सूर्य, फिर चंद्रमा, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध, फिर शनि, फिर राहु और अंत में केतु। इस तरीके की सीरियल से लाल किताब चलती है। चाहे वो लाल किताब की महादशा हो तब वो भी, और चाहे वो ग्रहों का वर्णन किया जाए तब भी वो इसी रेशो में चलती है। तो सबसे पहले हम गुरु की बात करेंगे। लाल किताब कहती है कि जब जो सिर पर चोटी रखने की जगह के अगर बाल ऑटोमेटिकली उड़ जाएं, स्वयं उड़ जाएं, और उसमें मतलब बिना किसी बीमारी के, तो ये पहला लक्षण होता है गुरु के मंदा होने का या खराब होने का। दूसरा, सोने का नुकसान हो जाए, चोरी हो जाए, गुम हो जाए और आपको बेचना पड़ जाए या आपको गिरवी रखना पड़ जाए, ठीक है, तो वो फिर मतलब कि बुरा बुरा रिजल्ट देना गुरु ने शुरू कर दिया। इसके अलावा जो व्यक्ति है उसको जो है बिना बिना किसी कारण के उसकी बदनामी होनी शुरू हो जाए समाज के अंदर, तो या जो उसका अपना जो जो एक सर्कल होता है व्यक्ति का, उसमें बिना किसी कारण बदनामी होनी शुरू हो जाए, वो भी, शिक्षा रुक जाए तब भी जो है, यदि विद्या आदि जो एजुकेशन ले रहा है वो सडनली बीच में रुक जाए तो वो भी गुरु के मंदे होने के कारण ही है। और इसके अलावा कोई व्यक्ति रेगुलर गले में मालाएं डालनी शुरू कर दे, वो जैसे देखा है कि तुलसी की माला डाले रखते हैं या दूसरी और रुद्राक्ष, ये वो अलग अलग तरीके की मालाएं धारण कर कर रखते हैं, तो और ऐसे माला रखने का ऐसा जातक आदी हो जाए, यानी रेगुलर उसको पहन कर रखे, तो आप ये मान लीजिएगा कि गुरु के मंदे होने की वो पहली निशानी है। इसके अतिरिक्त जब गुरु की महादशा चल रही हो, गुरु की महादशा चल रही हो किसी भी जातक पर, और ऐसा व्यक्ति घर में पीले चीजें लानी शुरू कर दे, खास तौर पर कपड़े, पर्दे पीले आ जाएं, खुद क्रीम कलर के कपड़े या पीले कपड़े या भगवा कपड़े पहनने लग जाए, तब भी आप ये समझिएगा कि ऐसे जातक का गुरु जो है वो मंदा रिजल्ट दे रहा है। अब वो ठीक कैसे होगा, यानी उसके अच्छे रिजल्ट कैसे आने शुरू होंगे, तो उसका यह है कि माथे पर, या अगर कोई व्यक्ति जैसे पुराने समय में पगड़ी पहनते थे, आज भी हम बहुत सारी जगह पर लोग पगड़ियां पहनते हैं, तो या तो वो माथे पर या अपनी पगड़ी पर केसर या हल्दी का तिलक लगाना लगातार शुरू कर दे ऐसा जातक, तो आप ये मानिए कि बृहस्पति जो है वो अच्छा परिणाम देना शुरू कर देंगे। थोड़ा उसमें समय लगता है क्योंकि सभी आप सब तो बुद्धिजीवी हैं, बृहस्पति चूंकि एक बूढ़ा ग्रह है तो उसको थोड़ा परिवर्तित होने में समय लगता है, पर बहुत अच्छा रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो सिंह स्वर और जो जो सिंह स्वर और चंद्र स्वर की जब बात करें, या सूर्य स्वर और चंद्र स्वर की हम बात करते हैं, तो जब भी घर से बाहर निकले तो कोशिश करें कि आपका सिंह स्वर जो है यानी दाहिनी नासिका से आपके सांस चलनी चाहिए, तो आपको अच्छे परिणाम आएंगे और गुरु अच्छे रिजल्ट देंगे। इसके अतिरिक्त जो नाक का पानी सुखाकर, यानी जैसे नाक बहना है वो बहना बंद हो जाए, या उसको सुखाकर हम कोई भी काम करेंगे या वो ऑटोमेटिकली सूखने लग जाए, तो बृहस्पति जो है वो अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। और अक्सर आप ये देखिए कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है व्यक्ति की, तो उसमें जब वो नाक का पानी सूखने लग जाता है तो ऐसा व्यक्ति खुद अच्छे डिसीजन लेना भी शुरू कर देता है, बच्चा ही हो और चाहे बड़ा हो। तो ये थोड़े से लक्षण हैं अच्छे होने के जो बृहस्पति
तो हम इस तरीके से भी अच्छा करके और अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। अब बात आती है सूर्य की। तो सूर्य जो है वो पुराने समय के हिसाब से मैं बात करूं, जिस समय हमारी ये लाल किताब लिखी गई, तो वो लिखते हैं कि जो लाल गाय है, लाल गाय या भूरी भैंस, भैंस भी दो तरीके की होती है, एक भूरी होती है, काली होती है। तो भूरी भैंस जो है वो सूर्य से जुड़ी हुई है और जो लाल गाय है वो भी सूर्य से जुड़ी हुई है। तो अगर ये भैंस मतलब ये जो जानवर हैं वो खो जाए, मर जाए, या जिसे कहते हैं हम गुम हो जाए या चोरी हो जाए, तो समझ लीजिए कि सूर्य जो है वो उतना प्रभावी रिजल्ट जो है वो नहीं दे रहे आपको, जो आपके जीवन में उनको देना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो शरीर के अंग हैं, वो अंग मतलब हमारा जीभ भी हो सकती है, हमारे बोलने की ताकत भी हो सकती है, हमारे शरीर के जो हाथ पांव हैं इनकी ताकत हो सकती है, और चलने की ताकत, ये सारी जो ताकतें हैं, यानी शरीर के अंगों को हिलाने की भी जब ताकत ना रहे, तो आप ये समझ लीजिएगा कि सूर्य जो है वो बुरा प्रभाव दे रहे हैं आप जातक को। और मुंह से थूक अपने आप गिरने लग जाए, मुंह से थूक अपने आप गिरने लग जाए, ऐसा अक्सर जो है पैरालिसिस में होता है। या जो आदमी जो व्यक्ति है उसका जो मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, तब मुंह से लार गिरनी शुरू हो जाती है। तो हम ये देखेंगे कि ऐसे जातक का जो है वो सूर्य खराब हो चुका है। और उसको हम ठीक कैसे करेंगे, बहुत छोटा सा उपाय है, बाकी तो जो कुछ उसकी जन्म पत्री के हिसाब से हो सकता है वो हम कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली देख कर जो हम निर्णय लेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे जातक को अगर कुछ भी काम करने से पहले उसको थोड़ा मीठा खिलाकर, मीठे में आप गुड़ भी खिला सकते हैं या कुछ और भी हो सकता है, वो खिलाकर और पानी का घूंट पीकर तब वो कोई भी काम करेंगे, तो उससे ये सारी समस्याएं दूर होंगी और सूर्य जो है वो अपना नेक प्रभाव देना शुरू कर दें। तीसरे नंबर पर आता है चंद्रमा। चंद्रमा का अगर हम मंदे की बात करें, तो जो घर में दूध देने वाले पशु हैं, या पुराने समय में जैसे घोड़ा वगैरह रखते थे, अगर वो मर जाए या गुम हो जाए या चोरी हो जाए, खो जाए, तब देखा जाता है कि चंद्रमा जो है वो माइनस में जा रहे हैं और मंदा रिजल्ट दे रहे हैं। या पहले जैसे घर में कुएं होते थे या तालाब होते थे गांव के अंदर, तो वो भी अगर सूख जाए और बिल्कुल उनमें पानी ना रहे, तब भी ये माना जाता था कि चंद्रमा जो है वो बुरा प्रभाव दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर महसूस करने की ताकत अगर हम खो देते हैं, तो अब वो महसूस करना, हम दो तरीके इसको थोड़ा सा समझ लें। महसूस करने का मतलब है कि हमारा नर्वस सिस्टम जो है, यानी जैसे अगर हम आंख भी बंद करके बैठे हैं और हमें जैसे अगर हमारी स्किन के ऊपर एक कीड़ी भी चलती है, तो हमें पता लगता है, जो आंट जिसको बोलते हैं चींटी, अगर वो चलती है तो उससे पता लगता है हमें कि हाँ हमारे स्किन पर कुछ चल रहा है। तो वो होती है महसूस करने की ताकत। और दूसरी जो महसूस करने की ताकत है कि सामने वाला क्या शब्द बोल रहा है, क्या कह रहा है, उसके कहने का तात्पर्य क्या है, वो भी एक महसूस करने की ताकत है। तो ऐसी दोनों महसूस करने की ताकतें अगर व्यक्ति खो दे, तो आप ये समझ लीजिएगा कि चंद्रमा जो है वो उस जातक को अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। तो बहुत छोटा सा उपाय है इसमें जो हमारी लाल किताब ने दिया है, वो ये है कि जितनी भी आपकी उम्र से, या आप ये माने कि आपकी माता की उम्र की जो महिलाएं हैं, आप उनके चरण छूकर आशीर्वाद देते रहें, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। और जो मान लीजिए दवाइयां भी लेनी है, तो वो दवाइयां भी आप जो है कोशिश कीजिए कि जब
अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ जब चांद बढ़ रहा होता है, तब आप अगर उसको शुरू करेंगे तो उसके अच्छे परिणाम आएंगे। अब बात आती है शुक्र की, कि शुक्र मंदा अगर हो तो उसके क्या 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 रिजल्ट आते हैं और कैसे हम उसको पता कर सकते हैं। तो मतलब हाथ का अंगूठा हो दाहिना या बायां, या पांव का अंगूठा हो दाहिना या बायां, अगर वो किसी कारण से खराब हो जाए, चाहे वो चोट लगकर ही हो, ये ध्यान रखिएगा, चाहे चोट लगकर ही हो और वो बेकार हो जाए, तो आप समझ लीजिएगा कि ये सबसे बड़ी समस्या है कि शुक्र जो है वो खराब। थोड़ा सा इसको लॉजिकली समझा देता हूं कि शुक्र अंगूठे का शुक्र से क्या संबंध है। हम जब अपने हाथ को ऐसे करते हैं हस्तरेखा में, तो ये जो क्षेत्र आता है ये शुक्र का क्षेत्र है, ये अंगूठे के नीचे है और अंगूठे की पावर यहीं से चलती है, ये अंगूठा पूरा यहां से और यहां तक। तो अगर ऐसे में ये डैमेज हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो शुक्र जो है ये प्रभावित होगा, ये क्षेत्र हमारा। तो शुक्र जो है वो बुरा प्रभाव दे रहा है, ये हमें दिखने लगेगा। इसके अलावा जितनी भी स्किन डिजीज हैं, जितनी भी, चाहे वो सोराइसिस है, चाहे वो दाद है, काज है, खुजली है, कुछ भी हम मानकर चले, तो वो जो है वो शुक्र से के मंदा होने की निशानियां होती हैं। अब इसमें करना क्या है? इसमें करना क्या, एक तो अपने आप को बिल्कुल साफ सुथरा रखना है और अच्छे कपड़े पहनने हैं, धुले हुए कपड़े रोज पहने, और इसके अलावा अपना ध्यान जरूर रखें ताकि कोई डिजीज आपको पकड़ ना पाए और आप उससे दूषित ना हो किसी भी बीमारी से। तो ये आपने अपना ध्यान रखना है। तो शुक्र इस तरीके से हम नेक कर सकते हैं। अब बात आती है बुध की। बुध के मंदे होने के जो लक्षण हैं वो ये है कि दांत खराब हो जाए, दांत झड़ जाए, या दांत में जैसे कहते हैं कीड़ा लग जाए, दांत काले हो जाए और उनका जो जो दिखना है वो भी खराब लगने लगे। तो ये है उसकी बुध के खराब होने की पहली निशानी। उसके बाद खुशबू है कि बदबू है, उसके अंदर वो उसको महसूस करने की या उसको उसका फर्क मालूम करने की जो जो स्थिति है, अगर वो आपको नहीं पता लग रहा कि उसमें क्या फर्क है, तो समझ लीजिए कि बुध आपका खराब हो चुका है। और सबसे बड़ी चीज है कि अचानक जब धोखा मिलता है हम अक्सर राहु से देखते हैं उसको, अक्सर राहु से, लेकिन अचानक जब हमें धोखा मिलता है तो वो भी हम बुध से ही देखकर चलेंगे कि बुध खराब है इसलिए ऐसा हो गया। और इसमें एक और है कि अगर पेनिस में इरेक्शन ना हो, यानी लिंग में तनाव ना आए, तो वो भी बीमारी हम बुध से ही मानकर चलते हैं। तो ऐसे में अब ये तो हमें पता लग गया कि बुध किस तरीके से हमारे को मंदा दिख रहा है, लेकिन अब इसको ठीक कैसे करना है। एक तो दांत रोज साफ करने, और वो भी फिटकरी से, थोड़ी सी फिटकरी आप तवे पर भून लें और उसको बिल्कुल ऐसे पाउडर हो जाएगा, और उसको थोड़ा सा लें और उससे आप दांत साफ करें, चाहे उंगली से करें चाहे ब्रश से करें। डेली आपने दांत साफ कर लें, इससे जो है बुध मजबूत होगा और बुध नेक असर देना शुरू कर देगा। इसके अलावा जब भी कभी ऐसा हो कि जैसे मैंने बताया कि खुशबू और बदबू में फर्क ना पता लग सके या अचानक धोखा मिलने लगे, तो जो है नाक छेदन, हाँ जी, नाक छेदन जरूर करें। वो कम से कम 96 घंटे और मैक्सिमम 96 डेज जो है आप उस जो सुराख है नाक का, अब वो नाक ना यहाँ से नहीं छिदवाना है, इस जगह से जहाँ महिलाएं अक्सर छिदवाती है ना, वो नाक छिदेगा, ये जो हमारी जो ये नकी आ रही है नाक, जहाँ ज्वाइंट आ रहा है, ये अंदर से यूं
जैसे कि वो बैलगाड़ी में आपने देखा होगा बैल के या घोड़े के नथुने जो हैं वो उनमें होल किया जाता है आर पार, ऐसा उसमें करके, और चांदी का उसमें छल्ला डालना है। 96 डेज अगर आप कर लेते हैं जीवन में एक बार, तो आपका बुध कभी भी खराब नहीं होगा। चाहे आप किसी भी कुंडली में अगर आपको लगता है कि ये बुध खराब है, तो इस उपाय को जरूर आजमा कर देखिएगा। और जहां तक मतलब फिजिकली अनफिट होने की बात है, तो उसमें आप जो है किसी वैद्य या हकीम से आप संपर्क करके और अच्छे से अच्छी दवाइयां खा सकते हैं। और नहीं तो जो स्वर्ण से बनी हुई जो दवाइयां हैं वो आप अच्छे तरीके से उसका सेवन करके, और वैसे भी किसी वैद्य या हकीम से पूछकर उसको खाएं, तो बहुत अच्छे परिणाम आपके जीवन में आ सकते हैं और बुध आपको नेक रिजल्ट देना शुरू कर देगा। अब बात आती है केतु की। तो केतु में जो है वो जो पांव के जो नाखून है, खास तौर पर पांव के नाखून, वो झड़ने लग जाएं, खराब हो जाएं या टूट जाएं, तो आप समझेगा कि केतु जो है वो आपको तकलीफ दे रहा है। केतु का ग्रह जो है वो आपके लिए समस्याएं पैदा कर रहा है, आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा। और जैसे कि इसके अलावा अगर यूरिन की कोई प्रॉब्लम है, किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या कमर से नीचे की अगर कोई भी समस्या है, वो चाहे जोड़ों का दर्द है और चाहे वो हिप जॉइंट है, सर्वाइकल का अगर है, कोई स्पाइनल कॉर्ड की समस्या है, तो वो सारी की सारी जो है वो केतु से रिलेटेड है। और इनमें अगर आपको प्रॉब्लम है तो समझ लो कि केतु आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या करना है कि एक तो कुत्ता जरूर पालना है। और कुत्ता जो आप पालेंगे, कोशिश ये रहनी चाहिए कि बाहर का कोई भी व्यक्ति उसको कोई भी चीज ना खिलाए। आप ही, केवल आपके घर के लोग ही या आपके परिवार के लोग ही जो भी उसको खाना या कुछ भी देते हैं, तो वो केवल आप ही लोगों ने देना है, बाहर का कोई ना खिलाए। बस ये विशेष ध्यान रखना है, तो केतु अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। प्लस कान में एक सुराख करवाना है। कान में, जैसे लेडीज जहां ये करती है सुराख, वो नहीं, ये कान के अंदर की जो हड्डी है उसके अंदर सुराख करवाकर वो आप उसमें कुछ भी पहन सकते हैं। उस सुराख को आप कम से कम जो है, कम से कम 108 दिन आप रखें उसको, और उसको फिर देखिए अब केतु हर हर सूरत में जातक को बहुत बहुत अच्छा परिणाम देना शुरू कर देते हैं। अब बात करते हैं मंगल की। तो मंगल जो है वो जब मंदा रिजल्ट दे रहा होता है तो उसका क्या क्या प्रभाव होता है। व्यक्ति एक आंख खो देता है, मतलब काणा हो जाता है, और खून में खराबियां हो जाती हैं, क्योंकि मंगल खून से रिलेटेड ग्रह है, आप सभी जानते हैं। और बच्चा पैदा होकर मर जाए तुरंत, तो भी वो मंगल से ही हम देखते हैं। या बॉडी का विकास ना हो, शरीर पूरा विकसित ना हो, तो अक्सर जैसे जिसे हम कहते हैं बौने रह गए बच्चे, तो वो भी इसी का मंगल के बुरे प्रभाव का के कारण ऐसा होता है। और चेहरे की रौनक खत्म हो जाए, जो चेहरे की चमक है वो बिल्कुल खत्म हो जाए, उसमें लालिमा ना रहे, तो भी हम ये मानते हैं कि क्या हुआ, फोन कर, नहीं इसको सुन लो, कोई नहीं सुन लो। हाँ जी, हाँ जी, हेलो। आगे आवाज। हेलो हेलो, हाँ जी, आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं, वीडियो डाउन हो गया। 1 मिनट, क्या देखो भाई, अब आ गया। आ गया जी। हेलो। हेलो, आ गया आ गया हाँ जी, आया। हाँ जी, आ गया जी। आ गया आ गया। चलिए, अच्छी बात है। आप आपने पेशेंस रखा।
उसके लिए धन्यवाद। केतु से और कैसे शुरू करना? हाँ जी, सर केतु एक बार फिर से बता दीजिए। केतु। हाँ, आवाज हाँ नहीं आ रही जी थी सर। आपकी केतु की। अच्छा, आवाज चली सर गई थी। आवाज ऑडियो वीडियो बिल्कुल चली गई थी। अच्छा, केतु के बाद मैंने मंगल बताया, वो पता लग गया। नहीं पता, आप केतु नहीं, शुरू नहीं। कीजिए। अच्छा, केतु केतु से से ही शुरू शुरू करूँ। हाँ, केतु के मंदे होने का जो जो प्रमाण है वो ये है कि पैर के नाखून, हाथ के नहीं, पैर के जो नाखून है वो झड़ने लग जाएं या टूटने लग जाएं या बिल्कुल ही खराब हो जाए, जिनमें अक्सर हम लोग कहते हैं कि फंगस लग गई है, जो डॉक्टर मेडिकल लैंग्वेज में, या वो क्रैक हो गया है और वो टूट गया है, तो वो सब जो है वो केतु से रिलेटेड है। प्लस जो यूरिन की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, और जो है जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी प्रॉब्लम, और हिप जॉइंट से जो नीचे के जो जोड़ हैं उनमें अगर कोई ऐसी समस्या आती है, तो यूरिन की कोई प्रॉब्लम है, तो हम ये मान के चले कि केतु जो है वो बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में एक तो कुत्ता पालना बहुत जरूरी है, और कुत्ता जो हम पालेंगे उसका एक विशेष ध्यान ये रखना है कि बाहर का कोई भी व्यक्ति उसको कुछ ना खिला पाए, कुछ नहीं खिलाए उसको वो। अगर कोई बाहर का व्यक्ति कुछ खिलाता है तो जो अच्छे परिणाम आपको आने हैं वो आपको आएंगे नहीं। दूसरी बात, कान जो है वो, कान में सुराख करवाना है। अब वो जो लेडीज जो करती हैं नीचे से लेके ऊपर तक कई कई बालियां भी डाल लेती हैं, या वो कुछ भी लटका लेते हैं जैसे कान में कुंडल वगैरह, तो ये वहां सुराख नहीं करना, बल्कि अंदर जो खड्डा है कान के अंदर, वो उसके अंदर आपने सुराख करना है, और वो 108 दिन कम से कम आपने उसको खोल कर रखना है। उसके बाद आप उसको बंद कर दिए, वो अपने आप बंद हो जाएगा अगर आप वो सुराख जो है उसमें से कुछ निकाल लेते हैं, जो भी तीली या जो भी चांदी का छल्ला या जो भी कुछ आप उसमें डालते हैं। तो ये है केतु को नेक करने का जो सबसे आसान और अच्छा उपाय है। मंगल, मैं दोबारा बोल रहा हूं, फिर जैसे आप कह रहे थे केतु बंद हो गया, केतु में नहीं आई, तो मंगल तो बिल्कुल भी नहीं आया होगा। हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही उपेंद्र सर। अरे मंगल ही मंदा हो गया। कोई नहीं, कोई नहीं, अभी 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 तो पास में है, पकड़ रखा है, तो बता देंगे। तो मंगल के मंदा होने की जो निशानी है वो एक आंख चली जाए, दाहिनी या बाईं जो भी जा सकती है, तो यानी व्यक्ति काना हो जाए, तो समझ लीजिए उस व्यक्ति का मंगल खराब हो गया है और वो उसको बुरा रिजल्ट दे। इसके अलावा खून की खराबियां, क्योंकि मंगल जो है वो खून से संबंधित ग्रह है, तो अगर खून में खराबी हो जाए तो आप ये समझिए कि मंगल खराब हो गया है। बच्चा पैदा होकर मर जाए, पैदा होने के बाद 2, 4, 6 घंटे में भी अगर एक्सपायर हो जाए, तो समझ लीजिए कि मंगल खराब हो गया है। इसके अलावा बॉडी का विकास ना हो, यानी बॉडी की डेवलपमेंट ना हो, जिसे हम कहते हैं कि भाई व्यक्ति जो है वो भाई ये डेवलप नहीं कर पाया, बौना रह गया, तो जिसको आम भाषा में छुटकू बोल देते हैं। तो ऐसा भी अगर विकास ना हो तो भी हम मंगल से ही देखते हैं। इसके अलावा जो फेस पर ग्लो होती है, वो ग्लो अगर खत्म हो जाए और बिल्कुल ऐसी मुर्दानी सी छाई रहे चेहरे के ऊपर, तो आप ये मानकर चलिए कि मंगल जो है वो खराब हो गया है। और एक और सबसे बड़ी चीज है कि बच्चे पैदा करने की ताकत ना रहे ऐसे जातक में, तो भी मंगल की खराबी मानी जाती है। अब इसको ठीक कैसे करना है, तो साधारण सा, क्योंकि ये आप किसी का हॉरोस्कोप देख के नहीं वो करेंगे, ये आप किसी को तो देखकर ही आपको पता लगेगा कि इसको कौन सा ग्रह प्रभावी है, कौन सा ग्रह इसको मंदा रिजल्ट दे रहा है। वो इस तरीके से आप पहचान करके करेंगे, और उसको वही जो साधारण या कॉमन जो उपाय है वो आप करवाएंगे, तो वो उसके रिजल्ट अच्छे हो जाएंगे, यानी मंगल या कोई भी ग्रह वो पॉजिटिव हो जाए। तो उसमें सबसे पहले तो उसमें लिखते हैं कि जो सफेद सुरमा है,
आंख में डालने वाला। और काजल होता है ना, काजल तो काला होता है, सुरमा सफेद होता है, तो वो आप डालेंगे आंख में तो वो आंख जो है आपकी कभी भी कोई आंख खराब नहीं हो। दूसरी बात, ताकत की दवा लें। यहाँ भी वही जो मैंने बुद्ध में बताया था कि स्वर्ण भस्म आदि से बनाई हुई जो भी नुक्ते या पुष्टे हैं वो आप लें तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी किसी वैद्य या हकीम से, क्योंकि मेडिकल में कोई भस्में वगैरह यूज नहीं करते, तो किसी वैद्य या हकीम से आप संपर्क करें और आप उनके बताए हुए नुक्ते पर चलें और शरीर के जो ब्लड है उसको भी साफ करें और जो शरीर के अंदर ताकत आए इसके लिए भी आप उस पर काम कर सकते हैं और चेहरे पर आपकी रौनक आ सकती है। तो किसी अच्छे वैद्य या हकीम से मिले तो बहुत अच्छा परिणाम आ सकता है। और मंगल को हम ये मान सकते हैं कि मंगल इस तरीके से नेक हो सकता है। अब बात आती है कि शनि जो है वो अगर मंदा हो तो क्या परिणाम आते हैं, उसका कैसे हमें पता लगता है। तो एक तो जैसे मकान का गिर जाना, मकान अपने आप गिर जाए, काली भैंस मर जाए, भूरी भैंस की बात तो सूर्य की थी, काली भैंस शनि की है, मर जाए, गुम हो जाए या चोरी हो जाए, तो उससे भी हम ये मानकर चलते हैं कि शनि हमारा भाई खराब हो गया इस जातक का। और फिर शरीर में जो बाल हैं शरीर के में, खासतौर पर दाढ़ी, मूछ और ये जो भौं हैं हमारी, इनके जो बाल हैं अगर वो अपने आप ही झड़ने लग जाए बिना किसी बीमारी के, तो आप ये समझिए कि शनि का प्रभाव जो है ऐसे जातक पर मंदा आना शुरू हो गया है। और एक और इसमें है कि खांसी चाहे नई हो चाहे पुरानी हो, खांसी नई या पुरानी कैसी भी हो, वो जो है उसका भी जब वो हो जाती है तो समझ लीजिए कि शनि खराब हो गया है। पर यह है कि वो दवाओं से ठीक हो सकती है, आप दवाएं ले सकते हैं। और मंगल नेक अगर हमने करना है तो उसके लिए अच्छा सा उपाय ये है कि जो कौवे हैं, कौवा पक्षी जो है काला काला, वो उसको हम खिलाते रहें, कुछ भी उसके लिए डालें या उसको खाने को दें। और इसके अलावा जो मजदूर हैं उनकी हम सेवा करें, उन्हें अच्छे से मान लो अपनी तरफ से भोजन कराएं या अच्छे से अच्छा पकवान या फल या कुछ उनकी सेवा करें वो। और प्लस जो मछली है, मछली को हम आटे की गोलियां बना के खिलाएं, लेकिन विशेष ध्यान ये रखना है कि शुक्रवार की शाम हो और शुक्रवार की रात हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा नहीं कि भाई शुक्रवार के दिन में खिलाएं या शनिवार के दिन में खिलाएं, शुक्रवार की शाम को आपने ये खिलाना है और उससे जो है वो शनि जो है वो आपको अच्छे परिणाम देना शुरू कर देंगे। ये हम साधारणतः जो इसमें मान्यता है। इसके अलावा अब आता है राहु मंदा है अगर, तो उसका क्या है कि उसकी पहचान कैसे है कि हाथों की उंगलियों के नाखून झड़ जाएं, फंगस लग जाए या टूट जाएं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था केतु के वो पांव वाले पैर के उंगलियों के नाखून हैं और राहु वाले में उंगलियों के जो हाथ की उंगलियां हैं इनके नाखूनों का जिक्र है। तो ये टूट जाए, खराब हो जाए, फट जाए, फंगस लग जाए वो। और जो आपके घर में जो पालतू कुत्ता है उसकी डेथ हो जाए, वो मर जाए या गुम हो जाए या कोई उठाकर ही ले जाए या वो भाग ही जाए आपके घर से, तो समझ लीजिएगा कि राहु जो है वो आपका अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है। और दिमाग की खराबियां, जो हमारी सोचने की ताकत है वो खराब होती चली जाए, हम अच्छा सा रिजल्ट ना ले पाए अपने जीवन के लिए, तो आप ये समझिए कि भाई वो राहु खराब हो गया है। और हम यूं ही खामखा, एक उर्दू का शब्द है खामखा, यूं ही दुश्मन पैदा करते चले जाएं बिना मतलब के, किसी से उलझना, किसी को बिना मतलब की बातें करना या कह देना, तो तब भी वो राहु जो है वो खराब गिना जाता है। और अब इसमें हम राहु नेक क्या कहाँ परिणाम देगा और कैसे हम मानेंगे कि नेक दे रहा है, अच्छा रिजल्ट दे रहा है।
तो सिर पर एक तो चोटी कायम करना, जो मैंने अभी बृहस्पति में बताया था कि अगर सिर में चोटी रखने की जगह के बाल हो जाए तो बृहस्पति खराब हो जाता है। अगर हम चोटी रख लेते हैं तो राहु जो है वो आपको अच्छा परिणाम देने लगता है। और किसी भी काम का निर्णय अकेले ना करना, यानी अगर आप परिवार से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, परिवार से घर के में बदलाव या कहीं और कुछ बदलाव करना है, आना है जाना है, कुछ भी करना है, तो वो हम अपने जो हमारे परिवार के सदस्य हैं उनके साथ मिलकर सलाह करके काम करेंगे। और अगर बाहर कहीं हम किसी कार्य क्षेत्र में हैं तो अपने जो सहयोगी गण हैं या मित्र गण हैं या साथ में काम करने वाले लोग हैं या ऑफिसर हैं, तो आप उनकी सलाह से भी अगर काम करेंगे तो राहु कभी भी खराब नहीं होगा। और एक और चीज है कि ससुराल, क्योंकि हम ससुराल को राहु से देखते हैं, तो ससुराल के साथ बिगाड़ना नहीं है। आप नहीं जा रहे वो एक अलग बात है, लेकिन उनको न तो उनके लिए कोई मंदे शब्द बोले अपनी पत्नी से या किसी और से, और ना उनको कोई गाली गलौज करें और ना ही उनके बारे में कोई अपशब्द कहें। और तो बस समझिए कि राहु बिल्कुल खुश हैं और बहुत अच्छा परिणाम दे रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज एक और है कि आप परिवार के साथ मिलजुल कर रहते हैं तो आपको जो राहु है वो बहुत अच्छा परिणाम देने वाले बन जाते हैं। तो ये तो था हमारा कि हम किस तरीके से देखते हैं कि कौन सा ग्रह मंदा परिणाम दे रहा है और कौन सा ग्रह जो है वो अच्छा परिणाम दे रहा है। अब जो दूसरा चैप्टर है वो हमारे इस ग्रामर का लाल किताब की, वो भी मैं थोड़ा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कौन सा ग्रह किस खाने में बैठकर, बड़ा विशेष ध्यान से सुनिएगा इस बात को। हालांकि मैं ये आपकी सुविधा के लिए ये जो एक नोट बने हुए हैं वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप उसको भी निकाल के या अपने हिसाब से वो चार्ट बना सकते हैं। तो इसमें बस ये है कि कौन सा ग्रह जो है किस खाने में बैठकर किस ग्रह का फल खराब करेगा, ये हमारी जो ग्रामर है, आप प्लीज इसको भी थोड़ा समझ लें तो ज्यादा अच्छा है। मतलब खराब करेगा या अच्छा करेगा, केवल खराब की बात नहीं है, अच्छा भी करेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। केतु अगर खाना नंबर 1 में बैठे हो, केतु अगर खाना नंबर 1 में बैठे हो तो, और सूर्य कहीं भी बैठे हो, कहीं भी, तो ये मान लीजिएगा कि सूर्य हर प्रकार से उच्च फल देंगे उस जातक को जिसकी कुंडली में केतु लगन में बैठे होंगे। ऐसे ही अगर राहु खाना नंबर 1 में बैठे हैं, राहु खाना नंबर 1 में बैठे हैं, तो आप ये मानिएगा कि सूर्य जिस घर में बैठे हैं, सूर्य कुंडली के जिस भी घर में बैठे हैं, जिस भी खाने में बैठे हैं, तो वहां पर उस घर की जो हम देखते हैं उसके रिश्तेदार या जो भी काम या जो भी कुछ है वहां पर ग्रहण लगा देगा राहु। ऐसी हमारी ये लाल किताब की ग्रामर है जो मैं बता दी। अब बुध बैठे हो खाना नंबर 2 में, तो बृहस्पति, हाँ जी, ये सूर्य, ये राहु वाला जो आपने बोला ना, ठीक से समझ नहीं आया, एक बार दोबारा बता देंगे। राहु अगर खाना नंबर 1 में बैठे हो तो सूर्य किसी भी घर में बैठे हो, मान लीजिए सूर्य बैठे खाना नंबर 10 में, हाँ जी, तो जो उनका कर्म क्षेत्र है, और जो चूंकि 10वें घर से हम पिता को भी देखते हैं, ठीक है, तो उनमें पूरा ग्रहण लगा देंगे, ना तो पिता के साथ बनेगी, ना ऐसे जातक जो है कोई रेगुलर कहीं से किसी कंपनी में या कहीं पर वो परमानेंट नहीं हो सकता, ये ध्यान। ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी सर। बुध का मैंने बताया कि बुध अगर खाना नंबर 2 में बैठे हो, तो बृहस्पति जो है किसी भी घर में बैठे हैं, तो आप ये लगाइए कि उस घर को और बृहस्पति के जो परिणाम हैं उस जातक के लिए, वो सारे के सारे वो बुध खराब कर देता है। और यूं दूसरे शब्दों में लाल किताब तो ये लिखती है कि भाई बृहस्पति का जो परिणाम है
उसको बर्बाद कर देता है। और यही अगर बुध खाना नंबर 4 में बैठे हो, बुध अगर खाना नंबर 4 में बैठे हो तो चंद्रमा को बर्बाद कर देता है। बुध खाना नंबर 4 में बैठकर चंद्र का जो परिणाम है उसको खत्म कर देता है। व्यक्ति पैसे के लिए मोहताज हो जाता है, ये ध्यान रखिए। मंगल बैठे हो खाना नंबर 6 में, मंगल बैठे हो खाना नंबर 6 में, और सूर्य कहीं भी बैठे हो, कहीं भी, तो आप ये मानिएगा कि सूर्य का जो रिजल्ट है वो उस जातक के लिए इतना बेहतरीन आता है, इतना बेहतरीन आता है, मतलब सूर्य को वो उच्च कर देता है। मंगल खाना नंबर 6 में बैठा हुआ उस जातक के लिए बहुत ही प्रभावशाली होता है सूर्य। और लेकिन अब यहाँ पर एक बात और भी है कि मंगल यदि खाना नंबर 6 में जैसे बैठे हैं, जहां वो मंगल सूर्य को तो उच्च करते हैं, लेकिन केतु का जो फल है वो बर्बाद कर देते हैं। ऐसे जातक के पास संभवतः पुत्र जो है वो पैदा होने में बड़ी उनके यहाँ दिक्कत होती है, या होते ही नहीं है, ये मानकर चलिएगा। राहु खाना नंबर 11 में यदि बैठे हो तो गुरु का वो पूरा का पूरा फल बर्बाद कर देते। राहु गुरु का पूरा फल बर्बाद कर देंगे। और केतु अगर खाना नंबर 11 में बैठे हो तो चंद्रमा का फल बर्बाद हो जाता है। केतु यदि खाना नंबर 11 में हो तो चंद्र का फल बर्बाद हो जाता है, लेकिन वो बर्बाद होगा तब जब बुध खाना नंबर 9 में ना हो। अगर बुध खाना नंबर 9 में है तो फिर चंद्र का फल बर्बाद नहीं होता, ऐसी मान्यता है। और गुरु अगर खाना नंबर 11 में होगा, यहाँ पर यह आता है कि गुरु खाना नंबर 11 में हो तो राहु का जो फल है वो बर्बाद हो जाता है। पर उसमें भी शर्त यह है कि बुध अगर मंदा है तब राहु का फल बर्बाद होगा। अगर बुध की स्थिति बहुत अच्छी है कुंडली में तो फिर राहु का फल बर्बाद नहीं होगा। और चंद्र यदि खाना नंबर 12 में है, चंद्रमा यदि खाना नंबर 12 में है, तो आप ये मानिएगा कि केतु का फल जो है वो बर्बाद हो जाता है। तो ये है कुछ हमारा इसके जो, जिसे हम कहेंगे कि भाई ग्रहों को देखकर हम ये बता सके कि इसका जो परिणाम है वो कैसा है और वो कैसा इसका रिजल्ट मिलेगा, दूसरा ग्रह को वो अच्छा करेगा कि बुरा करेगा। अब एक और गणित है हमारी लाल किताब का, ये ग्रामर की ही बात कर रहा हूं मैं सारी। तो इसमें कि अगर अकेला कोई ग्रह कुंडली में बैठा हुआ है तो वो जातक को क्या फल देगा, इसको भी थोड़ा गहराई से समझ लीजिएगा कि कौन सा ग्रह अगर अकेला बैठा है वो जातक को क्या प्रभाव देगा, उसका फल क्या होगा, वो आप देखिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें गुरु की। अगर गुरु अकेला किसी भी घर में बैठा हुआ है, किसी भी घर, तो जातक को वो कभी कोई बुरा प्रभाव नहीं देगा, कभी भी उसका मंदा असर जो है वो नहीं आएगा। सूर्य अकेले बैठे हैं, अगर सूर्य अगर अकेले बैठे हैं कुंडली में कहीं भी, तो ऐसा जातक जो है वो सेल्फ मेड बनता है। वो खुद अपनी मेहनत से वो अपना जितना भी उसका वो नॉलेज गेन करता है या पैसा गेन करता है और पावर गेन करता है, तो वो सूर्य की देन होती है अगर अकेला कुंडली में कहीं भी बैठे। अब हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा जो है वो अपनी दयालुता और नरमी यानी काइंडनेस एंड सॉफ्टनेस, तो ये जो है वो व्यक्ति को फांसी की सजा से भी बचा कर ले आता है और व्यक्ति को फांसी की सजा को माफ भी करवा देता है, कई बार ऐसा भी होता है। तो और कुंडली वाले का पूरा पूरा जो है उसको अपना परिणाम देता है चंद्रमा। तो ये आप मानकर चलें कि
चंद्रमा से हमें अकेला बैठे होने से ये बेनिफिट होता है। इसके बाद आता है शुक्र। अगर शुक्र अकेला बैठा है किसी भी घर में तो वो कभी बुरा नहीं होगा। बुराई जो है वो जो दूसरे ग्रह हैं, वो चाहे स्त्री ग्रह हो चाहे पुरुष ग्रह हो, वो जब उसके साथ कुछ कहीं युति बनाएंगे या कुछ करेंगे तब उसका जो बुरा प्रभाव है, तब शुक्र बुरा प्रभाव देगा और वो बुरे प्रभाव को भुगतेगा भी, ये ऐसी मान्यता है। अब बात आती है मंगल की। अगर मंगल अकेला कहीं भी बैठा है तो उसको ये मानकर चलिएगा कि वो चिड़ियाघर में कैदी शेर है या बकरियों के साथ जो पलने वाला जो शेर है तो वो है। अब उसको क्या है कि खून मुंह नहीं लगना चाहिए, उसको पता नहीं लगना चाहिए कि भाई तुम शेर हो और तुम्हारे अंदर इतनी ताकत समाई हुई है कि लोग तुम्हारे सिर्फ नाम से भी डरते हैं, तो इसका पता नहीं लगना चाहिए। सारी जिंदगी बहुत सारे लोग इसी प्रकार से जी जाते हैं। तो और ये एक तरीके से अच्छी बात है, क्योंकि मानव जब आदमी समाज में रहता है तो उसको मिलजुल कर प्रेम से ही रहना चाहिए। किसी पर आधिपत्य जमाने के लिए या अपना रोब जमाने के लिए कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे की जो भावनाएं हैं उनको ठेस लगे। अब बात आती है राहु की। तो राहु जो है, राहु एक ऐसा ग्रह है, वो किसी भी ग्रह की परवाह नहीं करता, कोई परवाह नहीं करता, उसने जो करना है करना, किसी की परवाह नहीं करता। और दो काम है इसके, मुसीबतें देता भी यही है, मुसीबतों से बचाता भी यही है। आपको गरीब भी यही करता है और धनवान भी यही बनाता है। आपकी सोच को नेगेटिव भी यही बनाता है और पॉजिटिव भी यही बनाता है। ठीक है। और जिसे मैंने कहा कि अमीरी भी यही देगा और गरीबी भी यही देगा, तो इसका जो प्रभाव है वो दुस्वभाव हो जाता है। ये कब किसको अच्छा रिजल्ट देगा, कब किसी को बुरा रिजल्ट देगा, ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, स्वयं राहु की इच्छा पर। इसीलिए इसको जो है वो अकेला होना या किसी के साथ होना, जैसे भी परिणाम आएंगे वो ये स्वयं उसके लिए जिम्मेवार होता है। शनि, अब शनि के बारे में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो अकेला सूर्य के साथ अगर ये बैठा हो तो आप ये मानकर चलेगा कि बुध जो है वो उसको ये बेकार कर देता, या सूर्य के साथ वाले घर में भी बैठा हो तब भी ये बुध के परिणाम जो है उनको खराब कर देता है, यानी बुध का नाश हो जाता है कुंडली के अंदर, ये ध्यान रखिए। और जिसका बुध खराब हो जाता है उसकी बुद्धि सबसे पहले खराब हो जाती है। तो ऐसे जातक को जो है थोड़ा सा संभल कर चलना चाहिए और उपाय जरूर करने चाहिए ताकि वो मंगल बुध की स्थिति पैदा ना हो। अब बुध की अगर हम बात करें तो बुध अगर अकेला कुंडली में कहीं भी बैठा है तो लालची होगा, ऐसा जातक 100% लालची होगा। और देश प्रदेश में या यूं ही चक्कर लगाना, यूं ही घूमते रहना, यात्राएं करना बिना किसी मकसद के भी, वो बस यूं ही चक्कर लगाता रहेगा, ये मानकर चलिए। और अधिकतर परेशान हाल रहेगा अगर बुध अकेला है तो। अंत में केतु की हम बात करेंगे तो केतु जो है वो चाहे राहु से पहले घरों में बैठा हो चाहे राहु से बाद के घरों में बैठा हो, केतु वो ही चाल चलेगा, उसी स्थिति में जातक को रखेगा जैसा कि राहु चाहता है या राहु कुंडली के अंदर है। तो और दूसरे शब्दों में, अगर थोड़े शब्दों में कहूं तो केतु जो है राहु के इशारों पर ही चलेगा, तो जैसा वो चाहेगा वैसा करेगा। ये है हमारा जो है, ये एक गणित है। और अंत के जो आपको और बताना चाहता हूं कि जो हमारा जो मैंने पिछली बार जो है आपको बताया था कि स्थान परिवर्तन का या तरक्की का जो योग है वो केतु से देखते हैं। तो मकान की जो स्थिति है या मकान बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए जातक को,
किस उम्र में बनाना चाहिए, तो ये सारी की सारी स्थिति जो है वो मैं आज आपको स्पष्ट करने वाला हूँ। इसका एक अलग जो चैप्टर है लाल किताब में, वो जो ग्रामर उन्होंने दी है उसमें, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मकान बनेगा तो कब बनेगा, या कोई आकर प्रश्न करता है कि भाई मेरा मकान देखो जी बनेगा कि नहीं बनेगा, तो वो आप उनको इसको देखकर बता सकते हैं। शनि ग्रह की स्थिति बताती है कुंडली के अंदर कि जातक के मकान की स्थिति क्या होगी। तो इस पर हम शुरू करते हैं। अगर शनि बैठे हो खाना नंबर 1 में और खाना नंबर 7 और 10 खाली हो, ये योग है और मेरे वर्षों से आजमाए हुए योग हैं, और मैंने प्रश्न लगन में भी यही देखा है, वर्ष फल में भी लोगों की यही देखा है। देखे से मतलब कि मैंने देखकर प्रेडिक्शन की है, और जन्म पत्री से भी देखकर यही प्रेडिक्शन की है। प्रश्न लगन की अब बात आती है तो तत्काल में तो हम प्रश्न लगन ही बनाकर देखते हैं कि अचानक किसी ने कहा कि भाई मैंने मकान लेना है या मकान बनाना है या मकान खरीदना है, तो मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और वो मेरे लिए शुभ होगा या नहीं होगा। तो मैंने इसी से प्रेडिक्शन की है और बड़ी सटीक प्रेडिक्शन बैठती है। उम्मीद करता हूँ आप सभी भी इस योग को आजमा कर देखिएगा, और अपने जो रूटीन में जब आप प्रेडिक्शन करते हैं तो आप इसका सहारा लें, बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। वो मैं बताता हूँ। जब शनि हो खाना नंबर 1 में, ध्यान रखिएगा, और खाना नंबर 7 और 10 खाली हो तो ठीक, नहीं तो जातक जैसे ही मकान बनाएगा, बस ये समझ लीजिए कि गरीबी, बीमारियां, परेशानियां, और यहाँ तक कि रोटी खाने को भी ऐसा जातक जो मोहताज हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। तो सलाह मत दीजिएगा किसी को कि भाई आप अपना मकान बना लें। खैर, खाना नंबर 2 की अगर हम बात करें, शनि अगर खाना नंबर 2 में बैठे हैं तो लाल किताब कहती है कि मकान जब बने, जैसा बने, उसको बना लेना चाहिए, उसको रोकना ही नहीं चाहिए, उसके परिणाम बहुत अच्छे आएंगे, ये ध्यान रखिए। शनि अगर खाना नंबर 3 में हो और ऐसा जातक आपके पास आकर सवाल करे कि जी मुझे मकान बनाना है, बताइए जी मैं क्या करूं, तो आप उनको कह सकते हैं कि भाई आप मकान बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको 3 कुत्ते पालने पड़ेंगे। 3 कुत्ते। अब वो 3 कुत्ते जो हैं, उसमें एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, और वो ये है कि लाल रंग का कुत्ता या लाल धब्बों वाला कुत्ता बिल्कुल नहीं होना चाहिए। काला सफेद हो सकता है, बिल्कुल सफेद हो सकता है, और बिल्कुल काला हो सकता है। लाल रंग का या भूरे रंग का कुत्ता उसमें नहीं पालना। 3 कुत्ते वो पाले, और बेशक मकान बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर मैं एक जिक्र और कर देता हूँ थोड़ा सा। 3 कुत्तों का जिक्र लाल किताब में एक और तरीके के लिए भी आया है कि जिसमें जैसे कि ससुराल में रहने वाला जवाई जो है वो भी एक कुत्ते के समान की व्याख्या दी जाती है। हमारे देसी भाषा में भी हम यही बोलते हैं। तो बहनोई, जवाई मतलब लड़की का घर वाला, और दोहता यानी लड़की का बेटा अगर रहते हैं आकर और आप उनकी सेवा करते हैं, तो आपको फिर जो ये कुत्ते हैं, प्रॉपर जो कुत्ते हैं, इनको पालने की जरूरत नहीं है। आप केवल इन्हीं की सेवा करते रहे तो भी आपका मकान जो है वो खूब अच्छे और फल देने वाला बने। अब खाना नंबर 4 में अगर शनि हो तो वो क्या कहते हैं कि अपने बनाए हुए मकान सदैव दुख दे, खुद मकान नहीं बनाना, किराए पर रहो सारी जिंदगी, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और जैसे ही आप अपने मकान बनाएंगे और उसकी या मकान खरीद कर उसमें एंट्री करेंगे, या
आप प्लॉट लेकर मकान बनाना शुरू करेंगे तो जैसे ही नींव का पत्थर आप पहला रखेंगे तभी आपके माता के साथ बुरा हो सकता है, मामा के साथ बुरा हो सकता है, सासू माँ के साथ बुरा हो सकता है, या फिर ये सारे के सारे इस दुनिया को छोड़ के भी जा सकते हैं, या लंबी बीमारियां ये भुगतने लग जाएंगे, जिससे आपको परेशानी होगी। तो मेरी सलाह ये है कि आप सदैव किराए पर रहे, शनि खाना नंबर 4 वाले जातक, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। अब बात करते हैं शनि खाना नंबर 5 की। काट दो यार, काट दो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही। चलिए अब बात करते हैं खाना नंबर 5 की। खाना नंबर 5 में यदि शनि हो तो ऐसा जातक जब भी मकान बनाए तो उम्र कम से कम 60 प्लस हो, 60 से अधिक उम्र हो तो अच्छा है, अदरवाइज ना बनाए तो बहुत अच्छी बात है, ये भी ना बनाए तो। मम्मी। और अच्छा तो वो होगा कि अगर इनके बच्चे मकान बनाकर दे दें, यानी शनि खाना नंबर 5 वाले के बच्चे अगर मकान बनाकर दें तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, अदरवाइज बड़ी परेशानी होगी, बहुत ही परेशानी होगी। और वो भी फिर भी ये होगा कि अगर चाहे औलाद मकान बनाकर दे या आप 60 साल की उम्र के बाद मकान बनाए, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको भैंसा जो है, भैंसा क्या बोलते हैं भैंसे को, मेल मेल बुफेलो, तो वो आपको दान करना पड़ेगा और उसको जीवित ही छोड़ना पड़ेगा कहीं जंगल में जाकर, ले जाकर कि जाओ भाई, जाओ शनि महाराज अपना ये लो और मुझे माफ करो। तो ये है शनि खाना नंबर 5 का बात। अब बात आती है शनि खाना नंबर 6 की। तो यदि जब किसी भी जातक की कुंडली में खाना नंबर 6 में शनि बैठे हो तो 39 यानी 39 टू 42 की जो एज है उसके बाद, बल्कि 42 की एज के बाद ही मकान बनाए तो अच्छे रिजल्ट देंगे, और नहीं तो फिर अगर उससे पहले वो मकान बनाते हैं तो बड़ी समस्या रहेगी, वो मकान उनको शुभ नहीं होगा, वो कुछ ही समय के बाद बदलना पड़ सकता है या बेचना पड़ सकता है, तो ये ध्यान रखिए। अब बात आती है शनि खाना नंबर 7। शनि खाना नंबर 7 में लाल किताब लिखती है कि खुद मकान ना बनाए, ना खुद ना बनाए, आप बने बनाए ले लें, चाहे 10 ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खुद नहीं बनाना है। और अगर खुद बनाना है मान लीजिए, तो जो आपका पुश्तैनी मकान है, यानी जो सबसे पहला मकान है या जिसमें आप रहते थे, या आपका जो पेरेंटल जो मकान है, पुश्तैनी या बोलते हैं, दादा लाई बोलते हैं उसको, उसकी जो दहलीज है, जो उसका जो मेन गेट का जो चौखट होती है, उस चौखट या तो वो पूरी चौखट ही आप ले आए, नहीं तो कम से कम कोई एक साइड या कोई एक लकड़ी उसकी आप लेकर आए, तो वो तब आपको अच्छा परिणाम देना शुरू करेगा वो मकान। खाना नंबर 7। अब अगर शनि बैठे हो खाना नंबर 8 में तो मकान बनाना शुरू करते ही मौतें गूंजेंगी, ये ध्यान रखिए। तो शनि नंबर जो खाना नंबर 8 वाले जो लोग हैं वो मकान ना बनाएं, ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर बनाना भी है तो एक बार किसी अच्छे ज्योतिषी से मिलकर ये तय कर लें कि भाई राहु केतु की जो क्या कंडीशन है उस कुंडली के अंदर। अगर राहु केतु बहुत अच्छे हैं और वो खाना नंबर 2 या खाना नंबर 4 में बैठे हुए हैं, तो आप ये मानकर चलिएगा कि फिर ऐसे जातक को मकान बना लेना कोई बुरी बात नहीं होगी और किसी भी तरीके से उसको वो बुरा रिजल्ट नहीं देगी। तो सारी जो कंडीशन है वो राहु और केतु की स्थिति पर निर्भर होगी कि वो मकान का परिणाम अच्छा देंगे कि बुरा देंगे। खाना नंबर 9 की अगर हम बात करें, शनि खाना नंबर 9 में अगर बैठे हो तो
इसको, इस गणित को बड़ा गहराई से समझिएगा, क्योंकि भाग्य में बैठा हुआ शनि क्या गुण खिला सकता है, इसको समझने की थोड़ी सी बात है कि या तो जब वो जो जातक है जिसकी कुंडली है वो लेकर आया है पूछने के लिए, जिस समय वो पेट में था, यानी उनकी माँ ने कंसीव किया था, तो तब मकान बनना शुरू हुआ था, या मकान लिया गया था, या खरीदा गया था, या मकान बनाया गया था तब, या उसकी जो पत्नी अगर प्रेग्नेंट है स्वयं की जातक की, अगर वो उस समय कोई मकान बनाने और खरीदने या लेने की बात कर रहा है, तो आप ये समझिएगा कि उसमें उसके पिता और स्वयं उसकी हालत बड़ी खराब हो जाएगी। तो यहाँ राय यही दी जाती है कि भाई जितनी ज्यादा उम्र हो जाए शनि खाना नंबर 9 के जातक की, उतनी ज्यादा उतना ही अच्छा रहेगा। और ऐसा जातक वैसे ये तय है कि जैसे ही तीसरा मकान लेगा, तो जैसे ही उसकी रजिस्ट्री करा के आएंगे, तो उसके बाद आप ये मानिए कि कुछ ही दिन का वो मेहमान रह जाता है जातक लाल किताब के मुताबिक। और तीसरा मकान ऐसे जातक को दुनिया से ले जाता है। अब खाना नंबर 10 की अगर हम बात करें, तो खाना नंबर 10 का जो जातक है, ऐसा भी जातक जो तमाम उम्र अगर मकान ना बनाए, तो शनि महाराज जो है 5 लड़कियों की शादी के बराबर ऐसे जातक को धन देंगे। और आपका बार बार मन करेगा, आपके रिलेटिव, आपके मित्र, आपके दोस्त जितने भी, सब ये करेंगे यार अब तो तुम्हारे पास बहुत पैसा हो गया, तुम अपना मकान बना दो। और जैसे ही आपने मकान बनाया, एंट्री की, और जैसे ही आपने उसमें गृह प्रवेश किया, हवन वगैरह कराया या कुछ और विधि से जैसे भी आपने प्रवेश किया, बस आप ये समझिए कि आप जा रहे हैं मकान में, और शनि महाराज जो है वो बोरिया बिस्तरा लेकर बाहर जा रहे हैं। आपका काम धाम धंधा जितना भी सब कुछ है वो सब बंद हो जाएगा, और स्थिति ये पैदा हो जाएगी कि जमा पूंजी खत्म हो जाएगी, और आपको अल्टीमेटली वो मकान औने पौने भाव में बेचना पड़ेगा। ये स्थिति पैदा होगी। तो हेलो, आवाज आ रही है सर? आ रही है जी, आ रही है। ठीक है सर। अब बात आती है कि खाना नंबर 11 में यदि शनि बैठे हों, तब हम क्या करें। तो शनि जब खाना नंबर 11 में बैठे हों, तो आप ये मानकर चलिएगा कि 55 की उम्र के बाद मकान बनेगा, इससे पहले मकान नहीं बनेगा। आप खूब कोशिश कर लीजिएगा। और इसमें भी एक विशेष ध्यान रखना है, और वो ये है कि आपने साउथ फेस मकान नहीं लेना है, जो आपने रहने के लिए इस्तेमाल करना। तो 55 की उम्र के बाद मकान बनेगा, और बढ़िया मकान बनेगा, लेकिन दक्षिण दिशा वाला नहीं चलेगा। नंबर 12 की अगर हम बात करें, क्या हो गया? चलो, अगर नंबर 12 की हम बात करें, तो मकान जब बने, जैसा बने, उसको बनने दें। जैसा कि मैंने खाना नंबर 2 में बात की थी अभी, तो जैसा बने, जब बने, उसको बनने दें। वो बहुत शुभ होगा, बहुत अच्छे रिजल्ट देकर जाएगा। और इसमें एक चीज और भी अब जो योग है कि चाहे शनि के साथ खाना नंबर 12 में सूर्य बैठे हो, यानी मंगल बद की स्थिति पैदा हो रही हो, पिता पुत्र का झगड़ा हो रहा हो, ठीक है, लेकिन मकान आपके लिए, ऐसे जातक के लिए बहुत बहुत शुभ होगा। बस ये ध्यान कर चलिएगा। और आज की तो मैंने पूरा 1 घंटे से भी ऊपर मैं ले गया हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि किसी भी मित्र को अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं, और बात कर सकते हैं। मैंने आज इतना ही पढ़ाना था। आप बाकी अब आधा घंटा जो है वो आपको मैंने दिया है कि आपके कोई सवाल है, कोई बात है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
अच्छा डॉक्टर साहब, हाँ जी, हाँ आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी आ रही है। हाँ जी, अभी आपने ये सब बताया शुरू से लेके, अच्छा लगा। अब मेरा एक प्रश्न ये है, हाँ जी, ये जो सब आप जो भी बात की ग्रहों की, यहाँ पे सिचुएट है वो, उस वर्षफल, प्रश्न कुंडली या जन्म कुंडली। अच्छा, लाल किताब की कुंडली, लाल किताब में कुंडली अलग से बनती है, आपने बहुत शुरू में बताया था, मैंने जब आपका पहला लेक्चर सुना था तब। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो लाल किताब की कुंडली कैसे बनती है, और ये जो भी प्लेनेट आपने जो भी बताया वो लाल किताब की कुंडली के हिसाब से है या वर्षफल, जन्म कुंडली या प्रश्न कुंडली में है? नहीं, अब इसमें इसको समझ लीजिएगा। लाल किताब, सबसे पहले आपका सवाल का जवाब दूं कि लाल किताब की कुंडली विशेष नहीं बनती। हमारी जो प्राचीन ज्योतिष के हिसाब से समय के अनुसार जो भी लगन तय होता है, मान लीजिए किसी का मिथुन है, किसी का कन्या है, किसी का तुला है, हम वो और वो ग्रह जो हैं वो जिस जिस घर में बैठे हैं जी सर, वो हम उसी घर में बैठे रहने देते हैं। लेकिन हम लगन को, जो जो राशि आती है लगन की, वो हम खत्म करके उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के हिसाब से देते हैं। ये नंबरिंग वो बात भी आप जी, वो आपने बताया था जो नेचुरल जोडियाक बोलते हैं। हाँ, ठीक उसके है, बाद लेकिन आपने उसके बाद ये तय होता है कि कौन सा ग्रह अपने पक्के घर का है, कौन सा ग्रह उच्च राशि का है, कौन सा ग्रह नीच का है, कौन सा ग्रह मंदे फल देने वाला है। ये हम फिर उसी से तय करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर 12। ठीक सही है, बात है। अब दूसरी बात, अब जैसे अभी मैंने जो ट्रांसफर की बात की थी ग्रहों के, जी जी, ठीक है, या आज मैंने ये शनि, मतलब मकान बनाने की या मकान खरीदने की, या मकान शुभ होगा या नहीं होगा, इसकी जो बात की है वो हम तीनों तरीके से देख सकते हैं, यानी जन्म पत्रिका से भी, वर्षफल से भी, और प्रश्न लगन से। ठीक है जी। लेकिन जो मैंने एकल ग्रह की बात की है कि अकेला ग्रह कुंडली में बैठा हुआ क्या परिणाम देगा, ठीक है, और या कि भाई जो किस घर में बैठा हुआ कौन सा ग्रह किस घर को गिरा रहा है, या उसके रिजल्ट को खराब कर रहा है, या रिजल्ट को बढ़ा रहा है, वो सिर्फ हम जन्म पत्रिका से या कुंडली से ही देखेंगे। ये है ये बात। नहीं, आपने एक बात बताई थी, अगर सूर्य और बुध भी आमने सामने आ सकते हैं। हाँ जी, हाँ, तो मैं वो सिचुएशन, मतलब वो मैथमेटिक्स क्या है, मैं वो जानना चाहता हूँ। लाल किताब के हिसाब से। हाँ, वो मैंने आपको बताया था कि ऐसा केवल जन्म पत्रिका में नहीं होगा। हाँ, तो सिर्फ ना प्रश्न लगन में होगा, सिर्फ जो वर्ष कुंडली बनती है, वर्ष फल की कुंडली जो बनती है, वो केवल उसी में संभव है। मगर वो कैसे होता है वो मैं जानना चाहता हूँ उसका, हाँ, वो मैं, ऐसा है, या तो आपको मैं एक चार्ट है इसका प्रॉपर कि पहले वर्ष से लेकर और 120वें वर्ष तक कि कौन सा ग्रह किस साल किस घर में बैठेगा, ठीक है, तो वो आप अपनी जन्म पत्रिका को देखकर उसमें आप सेट कर सकते हैं। हाँ, तो मैं वही बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है, वो कैसे समझेंगे? वो हम वो चार्ट के हिसाब से। वो चार्ट जो है मैं अगली बार आपको, नेक्स्ट जो मेरी मीटिंग होगी, या हो सकता है मैं कल भी आपके लिए उपलब्ध करवाऊं, सभी के लिए वो चार्ट मैं आपको कल उपलब्ध करवा दूंगा। और उसको मैं ग्रुप में, जो हमारा ग्रुप है जी जी, उसमें मैं सेंड कर दूंगा, भेज दूंगा। ठीक है, ठीक है। वो चार्ट, उस चार्ट से आप जो है ना बहुत अच्छे तरीके से और विद इन 2 मिनट ओके सर, आप वर्चुअल बना सकते हैं। ओके ओके। हाँ जी, हाँ जी। हेलो, हाँ जी गणेश जी, हाँ जी गणेश जी। जैसे सर ने अभी कहा ना कि वो आपने कहा कि वर्षफल में
हाँ जी सूर्य और बुध वर्षफल में एक साथ आ सकते हैं। हाँ जी हाँ जी। ओके, तो अगर वो सूर्य और बुध एक साथ आ गए और उसके साथ में अगर शुक्र होगा तो परिणाम अच्छे होते हैं कि बुरे होते हैं? 12वें घर में अगर होंगे तो? नहीं, वर्षफल में कैसे सूर्य बुध शुक्र तीनों इकट्ठे होंगे? हाँ, 12वें घर में। नहीं, मैंने आपको बताया है ये ये प्लीज आवाज आ रही है, थोड़ा सा प्लीज म्यूट कर लीजिए अपना जो स्पीकर है। हेलो हेलो, हाँ गुरुजी। हाँ जी गणेश जी, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि जब सूर्य शुक्र और बुध तीनों जो है एक साथ हों तो उसके क्या परिणाम होते हैं। आपकी कुंडली में भी ये योग है, आपने बताया था, ठीक है। हेलो। हाँ हाँ, बराबर। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा व्याख्या बदल जाती है। अच्छा। क्योंकि सूर्य 12वें घर में बैठकर एक ऐसा, क्योंकि 12वें घर में बैठने से ये तीनों कुंडली में राजा बन जाते हैं। अब ऐसे में होता क्या है कि सूर्य चूंकि शुक्र का दुश्मन है, लेकिन बुध दोनों का मित्र है। हाँ। और 12वें घर में जहां शुक्र उच्च का है वहां बुध नीच का है। अच्छा, ठीक है, वो नीच परिणाम तो हम बुध को मानते हैं उसमें। लेकिन चूंकि यहाँ वो सूर्य के साथ चलेगा तो सूर्य जैसी गति पकड़ता है, और शुक्र के साथ हो तो शुक्र जैसी गति पकड़ता है। तो वो खुद चूंकि यहाँ पर खराब रिजल्ट देने वाला है, ठीक है। और यहीं से जब हम साधारणतः जब हम वर्षफल या कभी भी गोचर भी देखते हैं और ऐसे में अगर बुध जो है वो खाना नंबर 12 में आ जाते हैं तो भी हम ये अंदाजा लगाते हैं कि बुध जो है यहाँ पर अच्छा परिणाम नहीं देंगे और जातक को पागल खाना यानी हॉस्पिटलाइज कर देगा, या वो जेल खाना भी जा सकता है, या वो ऐसा जातक जो है दिमागी खराबियों के कारण कुछ उल्टे सीधे ऐसे काम करे जिससे कि उसको बदनामी मिले या उसका समाज से बहिष्कार हो, ऐसे भी वो काम कर सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। गुलशन जी, इसमें मैं थोड़ा ऐड करूं? हाँ जी कर दो। ये बुध, गुरु और शुक्र बुध किसी भी गुरु खाने नहीं, में, बुध शुक्र और सूर्य, और सूर्य, सॉरी, सूर्य बुध और शुक्र किसी भी खाने में बैठे हों, अगर सूर्य की डिग्री ज्यादा है, कम है, उससे ज्यादा बुध की है, उससे ज्यादा शुक्र की है, मतलब सूर्य बुध शुक्र और सूर्य के बीच में आ जाता है तो तीनों प्लेनेट अच्छा काम करेंगे। अगर सूर्य बुध और शुक्र के बीच में आ जाएगा तो शुक्र को कंबस्ट कर देगा, अस्त का कर देगा, शुक्र की जो है ना रिजल्ट खराब हो जाएंगे। तो बेस्ट पोजीशन ये है कि सूर्य की डिग्री कम हो, बुध की उससे ज्यादा हो और शुक्र की उससे ज्यादा हो, तो तीनों ग्रह अपना सही काम करेंगे। क्योंकि शुक्र जो है वो नेचुरल जोडियक में सेकंड हाउस का लॉर्ड है, धन का कारक है। अगर शुक्र कंबस्ट हो जाता है तो सोर्स ऑफ इनकम डिस्टर्ब हो जाता है। अब ये क्या नाम गणेश जी, हाँ गुरु जी, इसकी थोड़ी और भी व्याख्या है, आप समझ लीजिए। दरअसल अगर कुंडली में ये बैठे हुए हैं तीनों ग्रह 12वें घर में, और खाना नंबर 8 में इनका शत्रु बैठा हुआ है। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ गुरु जी। खाना नंबर 8 में अगर इनका शत्रु बैठा हुआ है, हाँ, तो आप ये देखिए कि तब बहुत बुरे रिजल्ट आएंगे जीवन में। राहु तो किसका, अभी राहु शत्रु किसका होगा? सूर्य का? सूर्य का शुक्र का दोनों का है ना जी। अच्छा, हाँ, तो यानी कि एक से ज्यादा ग्रह के दुश्मन हो गया ना, एक ही दुश्मन दोनों ग्रहों का हो गया। हाँ। और बुध वहां पर जो है नीच रिजल्ट देने वाला हो गया। अब चूंकि यहाँ पर राहु की आपने बात की है, तो राहु जो है वो बुध की स्थिति पर निर्भर करेगा, ठीक, और शनि की स्थिति पर निर्भर करेगा लाल किताब के मुताबिक। इस कुंडली में शनि की स्थिति क्या है? अगर शनि खराब है तो राहु 100% खराब है, और राहु खराब है तो बुध खराब है। अच्छा, आप समझ रहे हैं? ऐसे में अगर खाना नंबर 2 में इनके कोई मित्र बैठे हुए हैं, ठीक है,
हाँ। और खाना नंबर 3 में अगर कोई मित्र बैठा हुआ है, हाँ। और चाहे वो शत्रु ही है, आप समझिएगा, चाहे मित्र हो चाहे शत्रु, अगर खाना नंबर 3 में कोई भी ग्रह बैठा है तो ऐसे जातक को जो है वो जो मुसीबतें आने वाली हैं वो मुसीबतें नहीं आएंगी। अच्छा। और अगर खाना नंबर 2 में कोई ग्रह बैठा है, चाहे वो मित्र है चाहे शत्रु है, तो ऐसा जातक मंदिर जाता है और देवी देवताओं की पूजा करता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि वहां खाना नंबर 2 खाली है, हाँ। तो ये मानकर चलिएगा ऐसे जातक को मंदिर के अंदर एंट्री नहीं करनी चाहिए। अच्छा। हाँ जी। और अगर मंदिर के बाहर से ही नमस्ते कर दे तो बहुत अच्छी बात है। मंदिर की दीवार को भी छूना उसके लिए खतरनाक हो सकता है, बस ये ध्यान रखिए। अच्छा। अच्छा। हाँ जी, ये फुल प्रिडिक्शन है अब ये इन तीनों ग्रहों की, और साथ में 8वें घर के ग्रह का संबंध भी। ओके गुरुजी। हाँ जी, धन्यवाद धन्यवाद। और बताइए। हेलो। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही है विपुल जी आपकी। अनम्यूट करो जी। ओके, हेलो। हाँ जी, आइए। अच्छा, जो जातक पारिजात और उत्तर कालामृत में भी है कि राहु का बल, एक बात है, राहु का बल बुध तोड़ता है, राहु और बुध दोनों का बल शनि तोड़ता है। राहु बुध और शनि तीनों का बल जो है वो मंगल, राहु बुध शनि और मंगल, उसका बल गुरु तोड़ता है। उन पांचों का बल जो है वो शुक्र तोड़ता है, उन 6 का बल जो है वो चंद्र तोड़ता है, और वो 7 ग्रहों का बल अकेला सूर्य तोड़ता है। मतलब उत्तरोत्तर एक दूसरे से इसको बलि बताया है। मतलब सूर्य से लेके राहु तक। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, और भी किसी के पास कुछ है या कुछ बताना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं? सिमी जी, आप कुछ कहना चाहती हो? हेलो। हाँ जी बोलो। I think somebody else is also asking. सर मुझे ये पूछना था, सर आपने बताया कि चौथे घर में बुध बैठ के चंद्रमा का रिजल्ट खराब कर देता है। हाँ जी। लेकिन वहीं पर बैठ के वो राजयोग भी तो बनाता है। नहीं, वो राजयोग तब बनाएगा जब बृहस्पति की कंडीशन बहुत अच्छी होगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगर कुंडली में बृहस्पति की कंडीशन ठीक नहीं है तो वो राजयोग नहीं बनाएगा। अच्छा, एक बात बता देता हूँ सर। हाँ जी। हाँ, अभी जो आप बुध की जो बात करें, बुध और चंद्र के बाद, बुध चंद्र और केतु के बारे में बोल रहा हूँ मैं, जो जैमिनी में उसका निर्देश किया है। बुध क्वचित है, बुध और केतु क्वचित है, और चंद्र के बारे में बोला है वो खुले आकाश के नीचे रहना। ठीक है। ठीक है, तो बुध वाले जो होता है चौथे स्थान में, मतलब कारकांश में आत्मकारक से चौथे स्थान में बुध हो, तो उसको लंबे अरसे तक किराए के मकान में रहना पड़ता है, या तो कभी कभार उसका मकान बनता है। ठीक है। केतु का भी ऐसा लिखा है। चंद्र है अगर, तो उसको लंबे अरसे तक खुले आकाश में या जंगल में यही कुछ ऐसे भी रहना पड़ता है, ऐसे ही जीना पड़ता है। ठीक है, वो उसमें ऐसा उल्लेख है, लेकिन वो कारकांश की कुंडली में चौथे स्थान में हो तब की बात है। ठीक है, ये दूसरा है। लेकिन अभी ये जो अभी चल रहा है, वो मैडम ने अभी पूछा चौथे स्थान में बुध राजयोग करता है, वो दूसरी बात है। लेकिन ये अभी मकान की ही बात चल रही, तो उसी के बारे में मैंने ये बताया। और वो अर्गला कारक स्थान भी होता है, वहां पे मजबूत अर्गला हो गई, बुध चौथे स्थान में या कोई भी प्लेनेट और 10वें स्थान में कोई प्लेनेट नहीं है, तो वो अर्गला मजबूत हो गई, उसका मकान बनेगा और बनेगा, जरूर बनेगा। टाइमिंग अलग दूसरी हम निकालते हैं फिर बाद में। ठीक है। गुलशन जी, जब इन्होंने बताया ना अर्गला का, अभी वो प्रिंसिपल क्या, अभी आपने 1 मिनट बताया कि एक भारत में घर में प्लेनेट है और दूसरे घर में प्लेनेट है, दूसरे घर पे भी, तो उसका रिजल्ट खराब नहीं होता है। एक्चुअली ये प्रिंसिपल अर्गला का ही है। ये कल मैं डिटेल में बताऊंगा अर्गला कैसे देखी जाती है और कैसे इफेक्ट आती है अर्गला का। बहुत अच्छी बात है।
कल बताऊंगा आपको अर्गला के बारे में डिटेल में, अर्गला क्या होती है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, इंतजार करेंगे हम तो कल। हाँ जी मेघा, कोई और कुछ अभी बोल रहे थे? सर मैंने पूछना था ना अभी आपसे एक क्वेश्चन, जो आपने बताया था मकान बनाने के लिए हम शनि का प्लेसमेंट जो देखते हैं, तो प्लेसमेंट जब हम उसका देख रहे हैं तो अगर उसके साथ में कोई और प्लैनेट बैठे, मतलब सिंगल प्लैनेट देख रहे हैं या फिर उसके साथ अगर कोई और 2 प्लैनेट या कोई एक प्लैनेट भी बैठा है तो उससे भी इफेक्ट पड़ेगा? हाँ फर्क पड़ेगा। आप समझिए इस चीज को कि क्योंकि जो मकान का कारक है वो शनि है, ठीक है। मकान का जो कारक ग्रह है, हम अपनी जो लाल किताब की बात कर रहा हूँ, उसमें जब हम देखते हैं तो शनि को देखते हैं। अब ये देखिए कि अगर शनि के साथ मान लीजिए कोई भी प्लेनेट बैठा हुआ है दूसरा, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर किसी ने सिर्फ डायरेक्ट एक ही सवाल किया है कि मेरा मकान बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा तो कब बनेगा, या मैं बना रहा हूं तो मुझे क्या फल देगा, वो हम केवल और केवल शनि से देखेंगे, बाकी और प्लैनेट से हमें उसमें कोई लेने का मतलब नहीं है। क्योंकि कारक वही है शनि, मकान का कारक। इस बीच में और कुछ अगर कोई और इनके सवाल का जवाब देना चाहे तो दे सकते हैं। मकान के कारक मतलब ये लाल किताब में सभी स्थान के कोई कारक निश्चित किए गए हैं सर? जैसे जन्म कुंडली में तो पराशर में सब दिए हैं कारक पहले से 12वें स्थान तक। नहीं, जन्म ये किसी प्रॉपर किसी घर की बात नहीं हो रही है। एक प्लैनेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, प्लैनेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्लैनेट की बात चल रही है। ठीक है, तो उसमें सिर्फ शनि का ही है? हाँ, मकान तो शनि से देखेंगे ना जी, किसी भी पद्धति में चले जाइए आप। ठीक है, लाल किताब में शनि का उल्लेख है। अगर हम खेती योग्य जमीन देखेंगे तो शुक्र से देखेंगे, रहने के लिए प्लॉट खरीदना है तो हम मंगल से देखेंगे, ठीक है, ये स्पेसिफिक है। अच्छा, हाँ, एजुकेशन के लिए देखेंगे तो हम चंद्रमा को देखेंगे लाल किताब में। बाकी सब जो दूसरी पत्ती है उसमें हम गुरु से देखते हैं, लेकिन लाल किताब में हम एजुकेशन चंद्रमा से देखते हैं। मैं फिर आप सभी से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मेरे जो चैनल है डॉक्टर गुलशन कथोरिया यूट्यूब पर, आप उसमें सुन लें चंद्रमा की जो प्रस्तावना है या प्रीफेस जिसको हम कहते हैं वो सुनिए, और चंद्रमा के जो 12 के 12 घर हैं उनमें एजुकेशन के साथ साथ वो और क्या क्या हमें फल देते हैं या हमें नुकसान देते हैं, वो भी मैंने उसमें डिटेल से बताया और बहुत लंबे में नहीं बताया। अच्छा। संक्षिप्त में बताया है तो, और हाँ मतलब शॉर्ट में, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो फिर देखने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो 8-8, 10-10 मिनट के ये वीडियो हैं, आप इन्हें देखिए और बड़े अच्छे तरीके से इसका जो है आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा। चाहे आप सूर्य के बारे में देखना चाहते हैं सूर्य के बारे में देखिए, बृहस्पति के, चंद्रमा के, शुक्र के, मंगल के, जिसके भी देखना चाहें, ठीक है ना जी। अच्छा, इसमें जो ग्रह अकेले होते हैं उसका कोई दृष्टि युति उसका कोई संबंध के हिसाब से वो कुछ होता है रिजल्ट? वो एक ये ग्रामर का विषय है हमारा, हमारी जो, वही बात आप समझ लीजिए लाल किताब जो है वो ये कहती है कि जो 1 से लेकर खाना नंबर 6 तक जो ग्रह बैठे हैं, जिस भी घर में बैठे हैं, उनकी जो दृष्टि है वो 7 से लेकर 12 तक जो घर हैं उन पर पड़ती है। और जो 7 से लेकर 12 तक जो ग्रह है, वहां चाहे कोई भी ग्रह बैठा हो, वो वापिस के घरों में यानी 1 से लेकर खाना नंबर 6 तक के जो घर है वहां तक उनकी दृष्टि काम नहीं करती। समझ रहे हैं? ठीक है। और इसमें थोड़ी विशेष दृष्टियां भी हैं। जब भी कभी कोई ग्रह, खास तौर पर शनि या मंगल, जब खाना नंबर 8 में आ जाते हैं और उन्होंने बुरा रिजल्ट देना होता है, तो खाना नंबर 8 देखेगा खाना नंबर 2 को, और खाना नंबर 2 देखेगा, यानी खाना नंबर 8 देखेगा खाना नंबर 2 को 100% दृष्टि से, और खाना नंबर 2 देखेगा खाना नंबर 6 को 50% की दृष्टि से, और खाना नंबर
6 देखेगा खाना नंबर 12 को 25% की दृष्टि से। और जब इन्होंने कोई बुरा रिजल्ट देना है इस घर में बैठे हुए ग्रहों ने, तो अंतिम निर्णय खाना नंबर 3 का होगा। ठीक है, ये ग्रामर है। अच्छा, 2, 6, 8, 12 और 3। हाँ जी। अच्छा, तो वो 12 नंबर में जो बैठा है वो प्लेनेट किसी पे दृष्टि, उसकी दृष्टि कहाँ पे होती है फिर? नहीं होती, इसमें कहीं नहीं होती, उस पे दृष्टि नहीं होती है। ना ना। 7 से लेकर 12 तक वाले की कोई दृष्टि नहीं होती, दृष्टि ही नहीं होती ना। खाली 107 की दृष्टि, 107 की दृष्टि है। और एक चीज और देखिए, वो जो 120 डिग्री वाला ट्रायंगल बनता है ना, 1, 5 का, हाँ, उसमें भी जो तीसरे घर के जो ग्रह हैं वो खाना नंबर 11 को देखते हैं 50% की दृष्टि से, और खाना नंबर 9 को देखते हैं 100% की दृष्टि से, और खाना नंबर 5 का जो प्लेनेट है वो देखता है खाना नंबर 9 को 100% दृष्टि से। खाना नंबर 5 वाला ग्रह जो है वो खाना नंबर 11 को 0% दृष्टि से देखता है, यानी देखता ही नहीं। थोड़ा इसका अपना लॉजिक अलग है, अपना ग्रामर अलग है, हमारी लॉजिक। आपका ग्रामर, ये अर्गला, ये सब कल बताऊंगा मैं। कुछ उसका मैचिंग होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अर्गला का जो है, ये सहगल साहब को बताने दीजिए, उसके हिसाब से उसने जो स्टडी किया है। नहीं, कल पूरी तैयारी से आएंगे हम, पूरा टाइम देंगे, आप सभी कीजिएगा इस काम को, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अर्गला बहुत इम्पोर्टेंट है। अर्गला जो है ना कतुरे जी, बहुत इम्पोर्टेंट। अर्गला का मतलब क्या होता है? अर्गला का मतलब कि कोई भी प्लेनेट, भाव या कारक, उसपे अच्छी इफेक्ट आ रही है, बुरी इफेक्ट आ रही है। अर्गला दोनों होती है, शुभ भी होती है, अशुभ भी होती है। अगर अशुभ हो गई तो मेलेफिका खराब हो जाएगा, और शुभ हो गई तो अच्छा हो जाएगा। और मैं कैसे करूंगा, ये पहले प्रिंसिपल बताऊंगा और फिर कुंडली में लगा के बताऊंगा, तो आपको परफेक्ट आइडिया आएगा कि कैसे वर्क कर रहा है। बिल्कुल। अर्गला मीन्स कारक नहीं, वो कल बताऊंगा। नहीं, अर्गला मीन्स करेक्शन, इंटरवेंशन। अर्गला मतलब इंटरवेंशन, जो कहते हैं इंटरवेंशन। आप कहेंगे दखल अंदाजी, अर्गला मतलब दखल अंदाजी या इंटरवेंशन। इसका मीनिंग यही होता है। उर्दू में कहते हैं दखल अंदाजी, पंजाबी में कहते हैं दखल अंदाजी, और इंग्लिश में कहते हैं इंटरवेंशन। उस हाउस के मैटर में वो प्लेनेट क्या इंटरवेंशन कर रहा है, शुभ कर रहा है या अशुभ कर रहा है, वो अर्गला होती है। तो मतलब आजकल एक पिक्चर आई हुई है पंगा, ये वो पंगा है, वो हरियाणा की है पिक्चर। अर्गला पंगा है, बस पंगा ही समझो, अच्छा पंगा या बुरा पंगा है। पंगा अच्छा या बुरा, वो एक अलग पंगा लेने वाली है अर्गला। अर्गला की एक और बात है, वो लॉक अनलॉक कर देती है, समझ लो। जैसे आप म्यूट अनम्यूट करते हैं, वैसे वो लॉक अनलॉक कर लेती है। हाँ, वो पंगा लेती है, समझ लो। बस वही आ गया जी, समझ आ गया। ठीक है, लॉक अनलॉक कर लेती है। अब एक मिनट, मैं थोड़ा ये पूछना चाहूंगा कि और किसी मित्र को कुछ पूछना है या कहना, नहीं तो फिर कल 11 बजे फिर हम उपस्थित होते हैं इसी जगह पर। सर हाँ जी। हेलो, आप बूट के बारे में आपने चौथे घर में बताया खाने में। हाँ जी। तो उसकी स्थिति कैसी होनी चाहिए? वो मान लो कि वो उच्च का हो तो उसका तो होगा ही नहीं ना, वो वहाँ खाना में 4 राशि आएगी हमेशा। नहीं, क्या 6 राशि है ने? नहीं, राशि में बुध का है अकेला। ना, कर्क राशि की आएगी हमेशा। हाँ, वो आप समझे नहीं ना अपना मोहन जी, महेश जी। हाँ जी। वो जो है, हम जो आप लगन की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी। आप कह रहे हैं जैसे वो 6 नंबर की राशि, यानी मिथुन लगन की बात कर रहे हैं जी, ठीक है ना। हम मानते नहीं ना मिथुन लगन को या तुला लगन को या किसी भी लगन को, हम तो 1 नंबर से शुरू करते हैं, तो ऑटोमेटिकली तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। बस वही कांसेप्ट लेने का, काल पुरुष का। हाँ, वही। ओके, ठीक है जी। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। आप सबका भी धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आप सभी। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू सर। वेलकम।